वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेस। तो साथियों, आज हम भारत के कुमारी कंदम दक्षिण भारत में स्थित हिंद महासागर में खो चुकी तमिल सभ्यता के बारे में जानेंगे। कुमारी कंदम दक्षिण भारत में स्थित हिंद महासागर में खो चुकी तमिल सभ्यता है। इसे कुमारी कंदम या कुमारी नाडु के नाम से जानते थे। भारत के समुद्र विज्ञान के राष्ट्रीय संस्थान में शोधकर्ताओं के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 100 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। कुमारी कंदम तमिल रोमनकृत कुमारी कंदम एक पौराणिक महाद्वीप है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह प्राचीन तमिल सभ्यता से लुप्त हो गया था, जो वर्तमान भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। वैकल्पिक नाम और वर्तनी में कुमारिक कंदम और कुमारी नाडु शामिल हैं। 19वीं सदी में कुछ यूरोपीय और अमेरिकी विद्वानों ने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय उपमहाद्वीप और मेडागास्कर के बीच भूवैज्ञानिक और अन्य समानताओं को समझाने के लिए लेमुरिया नामक एक जलमग्न महाद्वीप के अस्तित्व का अनुमान लगाया। तमिल पुनरुत्थानवादियों के एक वर्ग ने इस सिद्धांत को अपनाया और इसे प्राचीन तमिल और संस्कृत साहित्य में वर्णित समुद्र में खोई हुई भूमि के 20वीं शताब्दी में तमिल लेखकों ने इस जलमग्न महाद्वीप का वर्णन करने के लिए कुमारी कंदम नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि लेमुरिया सिद्धांत को बाद में महाद्वीपीय बहाव प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत द्वारा अप्रचलित कर दिया गया था, लेकिन यह अवधारणा 20वीं शताब्दी के तमिल पुनरुत्थानवादियों के बीच लोकप्रिय रही। उनके अनुसार कुमारी कंदम वह स्थान था जहां पांडियन शासनकाल के दौरान पहली 2 तमिल साहित्यिक अकादमियां संगम आयोजित की गई थीं। उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृति की प्राचीनता साबित करने के लिए कुमारी कंदम को सभ्यता का उद्गम स्थल बताया। व्युत्पत्ति और नाम। जब 1890 के दशक में तमिल लेखकों को लेमुरिया की अवधारणा से परिचित कराया गया, तो वे महाद्वीप के नाम के तमिल संस्करण, उदाहरण के लिए इलेमुरिया के साथ आए। 1900 के दशक की शुरुआत में उन्होंने प्राचीन तमिल सभ्यता के रूप में लेमुरिया के अपने चित्रण का समर्थन करने के लिए महाद्वीप के लिए तमिल नामों का उपयोग करना शुरू कर दिया। 1903 में वीजी सूर्यनारायण शास्त्री ने पहली बार अपने काम तमिल मोझियन वरलारू तमिल भाषा का इतिहास में कुमारीनातु या कुमारी नाडु, जिसका अर्थ कुमारी क्षेत्र, शब्द का इस्तेमाल किया था। कुमारी कंदम कुमारी महाद्वीप शब्द का प्रयोग पहली बार 1930 के दशक में लेमुरिया का वर्णन करने के लिए किया गया था। कुमारी कंदम शब्द पहली बार कंडा पुराणम में दिखाई देते हैं, जो स्कंद पुराण का 15वीं सदी का तमिल संस्करण है, जिसे कचियप्पा शिवाचार्यरा 1350 से 1420 ने लिखा था। हालांकि तमिल पुनरुत्थानवादी इस बात पर जोर देते हैं कि यह एक शुद्ध तमिल नाम है। यह वास्तव में संस्कृत शब्द कुमारिका खंड का व्युत्पन्न है। 4 कांडा पुराणम का अंडकोसपदलम खंड ब्रह्मांड के निम्नलिखित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल का वर्णन करता है। कई दुनियाएं हैं, प्रत्येक में कई महाद्वीप हैं, जिनके बदले में कई राज्य हैं। ऐसे ही एक राज्य के शासक पर्तन के 8 बेटे और 1 बेटी थी।
उन्होंने अपने राज्य को 9 भागों में विभाजित किया और उनकी बेटी कुमारी द्वारा शासित भाग को उनके बाद कुमारी कंदम के नाम से जाना जाने लगा। कुमारी कंदम को पृथ्वी के साम्राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि कुमारी कंदम सिद्धांत ब्राह्मण विरोधी, संस्कृत विरोधी तमिल राष्ट्रवादियों के बीच लोकप्रिय हो गया, कांड पुराणम वास्तव में कुमारी कंदम को उस भूमि के रूप में वर्णित करता है जहां ब्राह्मण रहते हैं, जहां शिव की पूजा की जाती है और जहां वेदों का पाठ किया जाता है। शेष राज्यों को म्लेच्छों के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। 20वीं सदी के तमिल लेखक कुमारी कंदम या कुमारी नाडु की व्युत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत लेकर आए। दावों का एक सेट प्रीलैप्सेरियन तमिल मातृभूमि में कथित लैंगिक समतावाद पर केंद्रित था। उदाहरण के लिए एम अरुणाचलम 1944 ने दावा किया कि भूमि पर महिला शासकों कुमारियों का शासन था। डी सावरिरोयन पिल्लई ने कहा कि भूमि की महिलाओं को अपने पति चुनने का अधिकार था और उनके पास सारी संपत्ति थी, जिसके कारण भूमि को कुमारी नाडु युवती की भूमि के रूप में जाना जाने लगा। फिर भी दावों का एक और समूह हिंदू देवी कन्या कुमारी पर केंद्रित था। बच्चों के लिए एक किताब में कंडिया पिल्लई ने देवी के लिए एक नया इतिहास गढ़ा, जिसमें कहा गया कि भूमि का नाम उनके नाम पर रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि कन्याकुमारी में मंदिर की स्थापना उन लोगों द्वारा की गई थी जो कुमारी कंदम में आई बाढ़ से बच गए थे। सांस्कृतिक इतिहासकार सुमति रामास्वामी के अनुसार कुमारी, जिसका अर्थ है कुंवारिया युवती, शब्द पर तमिल लेखकों का जोर इंडो आर्यन जैसे अन्य जातीय समूहों के साथ उनके संपर्क से पहले तमिल भाषा और संस्कृति की शुद्धता का प्रतीक है। तमिल लेखक खोए हुए महाद्वीप के लिए कई अन्य नाम भी लेकर आए। 1912 में सोमसुंदर भारती ने पहली बार अपने तमिल क्लासिक्स और तमिलकम में लेमुरिया की अवधारणा को कवर करने के लिए तमिलकम प्राचीन तमिल देश का एक नाम शब्द का इस्तेमाल किया। इसे सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में प्रस्तुत किया। पांड्यों के बाद इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा नाम पांड्या नाडु था, जिसे तमिल राजवंशों में सबसे पुराना माना जाता है। कुछ लेखकों ने जलमग्न भूमि का वर्णन करने के लिए जम्बूद्वीप के तमिल नाम नवलम तिबु या नवलम द्वीप का उपयोग किया। प्राचीन साहित्य में जलमग्न भूमि। कई प्राचीन और मध्यकालीन तमिल और संस्कृत कार्यों में दक्षिण भारत की भूमि के समुद्र में खो जाने का पौराणिक विवरण मिलता है। पांड्यन भूमि के कतलकोल समुद्र द्वारा कब्जा, संभवतः सुनामी की सबसे प्रारंभिक स्पष्ट चर्चा इरैयानार अकप्पोरुल पर एक टिप्पणी में पाई जाती है। यह टिप्पणी, जिसका श्रेय नक्कीरार को दिया जाता है, पहली सहस्राब्दी ईपू की बाद की शताब्दियों की है। इसमें उल्लेख है कि पांड्यन राजाओं, एक प्रारंभिक तमिल राजवंश ने 3 साहित्यिक अकादमियों संगम की स्थापना की। पहला संगम तेनमादुरई, दक्षिण मदुरै नामक शहर में 4400 वर्षों तक फला फूला, जिसमें 549 कवियों अगस्त्य सहित ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता देवताओं ने की, शिव, कुबेर और मुरुगन। दूसरा संगम कपाटपुरम नामक शहर में 3700 वर्षों तक चला, जिसमें 59 कवियों अगस्त्य सहित ने भाग लिया। टिप्पणी में कहा गया है कि दोनों शहरों पर समुद्र ने कब्जा कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप पहले 2 संगमों के दौरान बनाए गए सभी कार्य नष्ट हो गए। तीसरा संगम उत्तर मदुरै में स्थापित किया गया था, जहां ऐसा कहा जाता है कि यह 1850 वर्षों तक चला था। नक्कीरार की टिप्पणी में समुद्र में खोए क्षेत्र के आकार का उल्लेख नहीं है।
आकार का उल्लेख पहली बार 15वीं शताब्दी में सिलप्पातिकारम पर एक टिप्पणी में किया गया है। टिप्पणीकार अदियार कुनल्लर का उल्लेख है कि खोई हुई भूमि उत्तर में परुली नदी से लेकर दक्षिण में कुमारी नदी तक फैली हुई थी। यह कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित था और 700 कवतम अज्ञात माप की एक इकाई के क्षेत्र को कवर करता था। इसे 49 प्रदेशों नाटू में विभाजित किया गया था, जिन्हें निम्नलिखित 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। एलू तेनकु नातू 7 नारियल भूमि, एलू मतुरई नातू 7 आम भूमि, एलू मुनपलाई नातू 7 सामने की रेतीली भूमि, एलू पिनपलाई नातू 7 पिछली रेतीली भूमि, एलू कुनरा नातू 7 पहाड़ी भूमि, एलू कुनाकाराई नातू 7 तटीय भूमि, एलू कुरुम्पने नातू 7 बौनेताड़ भूमि। इलमपुरनार और पेरासिरियार जैसे अन्य मध्ययुगीन लेखकों ने भी टोलकाप्पियम जैसे प्राचीन ग्रंथों पर अपनी टिप्पणियों में कन्याकुमारी के दक्षिण में एंटीडिलुवियन भूमि के नुकसान का उल्लेख किया है। समुद्र में पांडियन क्षेत्र के नुकसान के बारे में एक और किंवदंती पुराणनुरु पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी सी के बीच की और कलित्थोकाई 6ठी 7वीं शताब्दी सी के बिखरे हुए छंदों में पाई जाती है। इस वृत्तांत के अनुसार पांडियन राजा ने चेरस और चोलों के पड़ोसी राज्यों से बराबर मात्रा में भूमि जब्त करके अपनी भूमि के नुकसान की भरपाई की। गैर पांडियन भूमि के समुद्र में खो जाने के कई अन्य प्राचीन विवरण भी हैं। कई तमिल हिंदू तीर्थ स्थलों के बारे में हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित बाढ़ से बचने के पौराणिक वृत्तांत हैं। इनमें कन्याकुमारी, कांचीपुरम, कुंभकोणम, मदुरै, सिरकाजी और तिरुवोट्टियूर के प्रमुख मंदिर शामिल हैं। समुद्र के नीचे डूबे मंदिरों की भी किंवदंतियां हैं, जैसे महाबलीपुरम के 7 पैगोडा, जिनके अवशेष 2004 हिंद महासागर में आए भूकंप और सुनामी के बाद खोजे गए थे। पुराण दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदू बाढ़ मिथक मनु की कथा की शुरुआत बताते हैं। संस्कृत भाषा के भागवत पुराण दिनांकित 500 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी में इसके नायक मनु उर्फ सत्यव्रत को द्रविड़ दक्षिण भारत के भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। मत्स्य पुराण दिनांकित 250 से 500 ईपू की शुरुआत भी मनु द्वारा दक्षिण भारत के मलाया पर्वत पर तप का अभ्यास करने से होती है। मणिमेघलाई लगभग 6वीं शताब्दी ईपू में उल्लेख है कि प्राचीन चोल बंदरगाह शहर कावेरिप्पुमपट्टिनम वर्तमान पुहार बाढ़ से नष्ट हो गया था। इसमें कहा गया है कि यह बाढ़ हिंदू देवता इंद्र द्वारा भेजी गई थी, क्योंकि राजा उन्हें समर्पित एक त्योहार मनाना भूल गए थे। इनमें से कोई भी प्राचीन ग्रंथ या उनकी मध्ययुगीन टिप्पणी समुद्र में खो गई भूमि के लिए कुमारी कंदम या कुमारी नाडु नाम का उपयोग नहीं करती है। वे यह नहीं बताते कि समुद्र द्वारा खोई गई भूमि कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित एक पूरा महाद्वीप था। नहीं, वे इस भूमि के नुकसान को एक समुदाय के रूप। तो दोस्तों, आज हम लोग इसका अगला भाग में जानेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।